नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार एडवोकेट आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लीगल बिगल 04। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो जर्नल टॉपिक हैं जो कोर्ट में प्रैक्टिस के काम आते हैं। उस तरह के अब हम टॉपिक थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम शुरू करेंगे कोई नई बुक। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे जो सिविल सूट होता है ना, दीवानी दावा, उसकी स्टेजेस को आज हम डिस्कस करेंगे कि दीवानी दावे की प्रक्रिया क्या होती है। फाइलिंग से लेकर जजमेंट डिक्री तक हम हर स्टेप पर यह भी समझेंगे कि कौन कौन से ऑर्डर और रूल अप्लाई होते हैं। जनरली तौर पे समझेंगे, वैसे सीपीसी के लिए हम अलग से एक जो है सीरीज बनाएंगे ब्लॉग्स की, उसमें हर एक ऑर्डर को डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें हम जनरल तौर पे जो है वो डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऑर्डर अप्लाई होते हैं और टाइम लिमिट क्या है और कोर्ट में जो प्रैक्टिस है उसमें यहाँ कैसे कैसे चलता है। तो शुरू करते हैं इस ब्लॉग को जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों, सिविल सूट की दीवानी दावे की शुरुआत होती है प्लेंट से। जो ऑर्डर 7 सीपीसी है उसमें ये डिटेल में बताया हुआ है कि जो प्लेंट है वो कैसे तैयार होती है। और जैसे मैं जनरल तौर पे आपको बता देता हूँ कि प्लेंट में पहले तो कोर्ट का नाम आता है, फिर पार्टीज का नाम आता है, फिर आपका जो सूट है, जैसे सूट फॉर परमानेंट प्रोबेटरी इंजंक्शन है, या सूट फॉर डिक्लेरेशन है, या सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, या सूट फॉर रिकवरी है। तो इस तरह से जो उसका सब्जेक्ट है वो लिखा जाता है। उसके बाद फिर आप जो डिस्क्रिप्शन है फैक्ट्स की वो देंगे, कॉज ऑफ एक्शन देंगे। फिर उसके बाद आप सूट के जो सूट है आपका दावा है, दीवानी दावा, उसकी वैल्यूएशन करेंगे। फिर लास्ट में आप रिलीफ मांगेंगे जो आपने कोर्ट से मांगना है। उसके बाद जो आता है वो वेरिफिकेशन होती है, और वेरिफिकेशन के बाद जो एफिडेविट अटैच होता है प्लेंट के साथ कि जो भी प्लेंट में ड्राफ्ट किया गया है वो जो प्लेंटिफ है उसके ज्ञानानुसार सही है, कुछ भी उसमें छुपाया नहीं गया है, जो ट्रू फैक्ट्स हैं वो डिस्क्लोज किए हुए हैं। तो इस तरह से जो है प्लेंट तैयार होती है। फिर प्लेंट के साथ आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, जो जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं वो सारे आप उसके साथ अटैच करेंगे। फिर डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद उसमें जो सिविल सूट के फॉर्म है, वकालतनामा से लेकर पत्र सूची तक, वो सारे लगाए जाते हैं उसमें। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद फिर उसमें जितने आपने डिफेंडेंट्स बनाए होते हैं उतनी कॉपी भी प्लेंट की अटैच की जाती है, और एक डुप्लीकेट प्लेंट भी साथ में अटैच की जाती है। क्योंकि अगर आप डुप्लीकेट प्लेंट नहीं लगाते हैं तो ऑर्डर 7 रूल 11 के अनुसार आपकी प्लेंट जो है वो रिजेक्ट हो सकती है। तो जो डॉक्यूमेंट हैं, वकालतनामा, तलबाना, पत्र सूची, जिसको फहरिस्त भी बोलते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट जो भी आप अटैच करेंगे तो उसमें सारा जो डिटेल है वो दी जाती है, उनका विवरण दिया जाता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने जो है प्लेंट के साथ अटैच किए हैं। और अगर आपको लगता है कि इसमें इंटरम इंजंक्शन की ज़रूरत है तो आप एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं, जो जिसकी अलग से फाइल बनती है, जैसे एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 सीपीसी, वो भी आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं। फिर कोर्ट में जो है आप जो दावा है उसको, जो ई फाइलिंग रूम होता है, जैसे ऑनलाइन फाइल होती है तो वहाँ उसको आप ई फाइलिंग के लिए दे सकते हैं। फिर वहाँ उसमें ई फाइलिंग नंबर जो है वो पड़ जाता है, फिर वो कोर्ट को भेज दिया जाता है। तो जब कोर्ट में आपकी फाइल चली जाएगी, दावा के चला जाएगा, केस चला जाएगा, तो उसको जो ऑफिस है वो चेक करती है कि फाइल जो है वो अच्छे तरीके से, जैसे जो प्रोसीजर है उसका, उसके हिसाब से जो है वो बनी है या ना बनी है। अगर नहीं बनी है, किसी चीज़ की कमी है, तो वहाँ ऑब्जेक्शन लग जाता है, और जो ऑब्जेक्शन है उसको रिमूव करने के बाद ही फिर आपका जो केस है, दीवानी दावा है, वो रजिस्टर होता है। तो जैसा कि
हम कर रहे हैं सिविल सूट की बात, तो सिविल सूट जो फाइल करता है ना उसको प्लेंटिफ बोलते हैं, वादी बोलते हैं हिंदी में। और जो डिफेंडेंट है, जिस पर दावा किया जाता है उसको डिफेंडेंट बोलते हैं, और हिंदी में प्रतिवादी बोलते हैं। तो जब भी मैं ये वादी या प्रतिवादी बोलूँ या प्लेंटिफ या डिफेंडेंट बोलूँ, तो आपने समझ लेना कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो जब फाइल की स्क्रूटनी हो जाती है और फाइल चेक हो जाती है, उसमें कोई कमी नहीं होती है, तो जो क्योंकि वो चेक करते हैं कॉपी आपने पूरी लगाई है या डुप्लीकेट प्रिंट लगाई है नहीं है, तो उसके बाद जो रजिस्टर हो जाता है दावा, तो दावा रजिस्टर होने के बाद जो है वो कोर्ट समन के ऑर्डर करती है। किसको? डिफेंडेंट को, प्रतिवादी को समन के ऑर्डर किए जाते हैं। और जो समन है, समन कैसे करता है, उसमें कोर्ट का नाम होता है, कोर्ट की स्टैंप लगती है, और केस का नंबर होता है, पार्टी का टाइटल होता है, जिस डिफेंडेंट को भेजा जाता है, प्रतिवादी को भेजा जाता है, उसका एड्रेस होता है, और कोर्ट की सील लगती है उस पे और स्टैंप होती है, और जो कोर्ट का सुपरिटेंडेंट होता है उसके साइन उस पे होते हैं। क्योंकि ये सिविल प्रोसीडिंग है, सिविल सूट है, इसमें सुपरिटेंडेंट के साइन होंगे। अगर क्रिमिनल केस होता तो जज साहब के साइन होते हैं, जो क्रिमिनल केस में समन जाते हैं। तो अब इसके बाद बारी आती है सर्विस की। तो सर्विस जो है पहले डिफेंडेंट की होती है, पर्सनल सर्विस होती है। पर्सनल मतलब बाय हैंड उसको समन देना, ऐसे सर्विस होती है। और रजिस्टर्ड पोस्ट से भी समन भेजा जाता है, उसके साथ एक्नॉलेजमेंट लगा के। अब कोरियर से भी समन भेजे जा सकते हैं। अगर इन तीनों तरीकों से उसकी सर्विस नहीं हो पाती है, समन नहीं उसको मिल पाते हैं या नहीं लेता है, तो ऑर्डर 5 रूल 20 के तहत सब्स्टिट्यूटेड सर्विस यानी दूसरे तरीके से सर्विस कराई जाती है। वो है जो न्यूज़पेपर है उसमें इश्तिहार दे के। तो उसके बाद जो समन है उसमें उसको समय सीमा दी जाती है, लगभग 30 दिन का टाइम दिया जाता है। और केस के हिसाब से, अलग अलग केस के हिसाब से जो है वो टाइम दिया जाता है कि कोर्ट में पेश होंगे। और अगर उस डेट को वो कोर्ट में पेश नहीं होता है, तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग जो है उसके अगेंस्ट शुरू हो जाती है, और केस जो है वो एविडेंस में चला जाता है। लेकिन अगर समन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं सर्व हुआ हो, तो समन को दोबारा भेजा जाता है डिफेंडेंट के लिए, प्रतिवादी के लिए। और अगर उस दिन डिफेंडेंट आया है, प्लेंटिफ नहीं आया है, तो जो प्लेंटिफ का सूट है, जो दावा है, वो डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट हो जाता है प्लेंटिफ की गैर हाजिरी के कारण। तो इसमें जो मैं प्लेंटिफ और डिफेंडेंट बोल रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि प्लेंटिफ स्वयं हाजिर हो या डिफेंडेंट जो है वो खुद आके हाजिर हो। वो कोई अपना वकील भी अपॉइंट कर सकते हैं, एडवोकेट अपॉइंट कर सकते हैं, और उनके बिहाफ पर जो है वो एडवोकेट अपीयर कोर्ट में हो सकता है। तो उसके बाद आती है फिर बारी जवाब फाइल करने की। तो जो ऑर्डर 8 है सीपीसी का, उसमें जवाब दावे की जो प्रक्रिया है वो सारी बताई हुई है। तो उसके अनुसार जो जवाब है डिफेंडेंट को, जब से उसको समन मिला उसके 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करना होता है कोर्ट में। लेकिन कोर्ट जो है वो परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए ये टाइम बढ़ा सकती है आगे, 90 दिन तक, 90 डेज तक का टाइम डिफेंडेंट को दे सकती है। अगर उसके दौरान भी डिफेंडेंट दावा फाइल नहीं कर पाता किसी कारण वजह से, तो भी उसमें प्रोविज़न है, वो कोर्ट से परमिशन लेके फिर जवाब दावा फाइल कर सकता है। उसके लिए उसको जो है इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करनी पड़ेगी। जो रिटन स्टेटमेंट होती है ना, उसको फाइल करने के लिए टाइम जैसे मैंने आपको बता दिया। तो रिटन स्टेटमेंट में क्या-क्या कंटेंट्स होते हैं, तो पहले तो जो डिफेंडेंट है वो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन ले सकता है उसमें कि सूट जो है वो मेंटेनेबल नहीं है, और जो कोर्ट फीस है वो प्रॉपर नहीं है या टाइम बार्ड है, तो सारे लीगल ऑब्जेक्शन है ये वो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन में ले सकता है। उसके बाद जो प्लेंट है उसको ऑन मेरिट जो फैक्ट्स हैं उसको या तो एडमिट किया जाता है या डिनाई किया जाता है। फिर उसके बाद जो उसका अपना डिफेंस होता है वो उसमें लिया जाता है, और साथ में जो ऑर्डर 8 रूल 6 है उसके तहत सेट ऑफ भी कर सकता है, या उसका कोई काउंटर क्लेम है तो वो भी कर सकता है उसमें। तो ये फिर रिटन स्टेटमेंट जो है वो कोर्ट में फाइल हो जाती है।
जो ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट का प्रोसीजर वही रहेगा। उसके बाद वेरिफिकेशन होती है, वेरिफिकेशन के बाद एफिडेविट भी उसमें लगाया जाता है कि जो रिटन स्टेटमेंट के कंटेंट्स हैं उसके ज्ञानानुसार सही हैं और उसकी हिदायत और उसके इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही जो है वो ड्राफ्ट की हुई है। तो जो रिटन स्टेटमेंट फाइल होती है उसका भी जवाब जो है वो प्लेंटिफ दे सकता है, उसको कहते हैं रेप्लिकेशन। तो डिफेंडेंट की जो रिटन स्टेटमेंट का जो जवाब है उसको रेप्लिकेशन कहा जाता है, और रेप्लिकेशन फाइल होने के बाद जो है वो प्लीडिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है। और यदि कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे डिफेंडेंट ने डॉक्यूमेंट पेश करने हैं तो वो रिटन स्टेटमेंट के साथ पेश करेगा, प्लेंटिफ ने प्लेंट के साथ पेश कर दिए होते हैं। लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट प्लेंटिफ का रह गया है तो वो रेप्लिकेशन के साथ भी कोर्ट में डॉक्यूमेंट पेश कर सकता है। और जो डिफेंडेंट है वो इशू फ्रेम होने से पहले जो है वो कोर्ट में डॉक्यूमेंट पेश कर सकते हैं बिना कोई एप्लीकेशन दिए हुए। लेकिन अगर उस दौरान वो कोई भी अगर डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है पेश नहीं कर पाते हैं तो बाद में उनको एप्लीकेशन देनी पड़ती है। ऑर्डर 7 रूल 14 के तहत कोर्ट की परमिशन ली जाती है, फिर डॉक्यूमेंट फाइल होते हैं। तो जब प्लीडिंग कंप्लीट हो गई उसके बाद आती है बारी इशू फ्रेम करने की। इशू मतलब पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन की, जो डिस्प्यूट है वो डिफेंडेंट और प्लेंटिफ में किन किन पॉइंट पर डिस्प्यूट है और किस प्लेंटिफ ने क्या प्रूव करना है, डिफेंडेंट ने क्या प्रूव करना है, उनको इशू बोलते हैं। तो वो कोर्ट फिर उसके बाद इशू फ्रेम करती है। इशू जो हैं इशू भी दो टाइप के होते हैं, इशूज ऑफ फैक्ट एंड इशूज ऑफ लॉ। तो फैक्ट जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ने प्लीड किए होते हैं और जो ऑब्जेक्शन डिफेंडेंट ने लीगली होते हैं उन पे भी इशू लगता है। तो ये इशू लगाए जाते हैं, जैसे लीगल इशू हो गया, जैसे सूट इज बाउंड बाय लॉ। तो इशू इस तरह से फ्रेम होगा कि वेदर द सूट इज बाउंड बाय लॉ और नॉट। तो ये प्रूव करना डिफेंडेंट ने। तो जो पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी होते हैं कोर्ट द्वारा निर्धारित किए जाते हैं कि डिफेंडेंट ने क्या प्रूव करना है और प्लेंटिफ ने क्या प्रूव करना है, यही इशू होते हैं। इसके बाद बारी आती है एविडेंस की। केस चला जाता है एविडेंस की स्टेज में इशूज के बाद। तो उसके बाद पहले से एविडेंस होती है प्लेंटिफ की। प्लेंटिफ पहले अपने विटनेस से उनका एग्जामिनेशन इन चीफ करवाएगा। तो जो एग्जामिनेशन इन चीफ है वो एफिडेविट के माध्यम से भी कोर्ट में दिया जा सकता है। तो जब प्लेंटिफ जो है वो, जो प्लेंटिफ का एडवोकेट है उसको कोर्ट में पेश करता है एफिडेविट या उसके प्लेंटिफ के विटनेसेस को, तो एफिडेविट को एग्जिबिट किया जाता है। उसके बाद जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं जो ओरिजिनल हैं या सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं उनको एग्जिबिट किया जाता है, और जो फोटो कॉपीज़ हैं उनको मार्क कर सकते हैं। तो और जब एग्जामिनेशन चीफ कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद डिफेंडेंट की बारी आती है जो प्लेंटिफ के विटनेस हैं उनको क्रॉस एग्जामिन करने की। तो उसके बाद उनको क्रॉस एग्जामिन किया जाता है। अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई जो एम्बिग्यूटी है पैदा हो जाती है, जो जिसको रिजॉल्व करना जरूरी है, तो जो प्लेंटिफ है वो विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट की अनुमति से जो एम्बिग्यूटी पैदा होती है क्रॉस एग्जामिनिंग के दौरान उसको एक्सप्लेन करने के लिए री एग्जामिन कर सकता है जो प्लेंटिफ है उसको या उसके विटनेस को, जिसके भी स्टेटमेंट में जो एम्बिग्यूटी पैदा होती है। तो उसके बाद प्लेंटिफ की एविडेंस क्लोज हो जाती है। प्लेंटिफ की एविडेंस क्लोज होने के बाद फिर बारी आती है डिफेंडेंट की एविडेंस की। तो जिस तरह से प्लेंटिफ ने अपनी एविडेंस करवाई होती है वादी ने, उसी तरह वो जो डिफेंडेंट है उसकी एविडेंस होती है, उसका भी पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो प्लेंटिफ या उसके एडवोकेट करते हैं। वो भी एफिडेविट फाइल करके जो है एग्जामिनेशन इन चीफ उसमें होता है, और वो भी डॉक्यूमेंट उसी तरह से एग्जिबिट करता है जैसे प्लेंटिफ ने किए होते हैं। पहले एफिडेविट एग्जिबिट होता है, फिर जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है उनको एग्जिबिट किया जाता है, सर्टिफाइड कॉपी है उनको एग्जिबिट किया जाता है। लेकिन अगर फोटो कॉपी है तो वो मार्क किए जाते हैं, वो एग्जिबिट नहीं होते हैं। और उसी तरह से सेम प्रोसीजर है, जैसे उसमें के बयान में कोई क्रॉस एग्जामिनेशन में एम्बिग्यूटी पैदा हो जाती है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए कोर्ट की परमिशन से जो है डिफेंडेंट दोबारा से अपने विटनेस को री एग्जामिन कर सकता है।
और जब दोनों पार्टीज की एविडेंस कंप्लीट हो जाती है तो केस लगता है आर्गूमेंट्स के लिए। आर्गूमेंट्स ओरल भी हो सकते हैं, रिटन भी हो सकते हैं। अगर कोई पार्टी चाहे तो रिटन आर्गूमेंट भी कोर्ट को दे सकती है, और जो ओरल आर्गूमेंट हैं, जो पार्टीज हैं उनके अधिवक्ता जो हैं, एडवोकेट जो हैं, वो ही करते हैं। और अगर कोर्ट को लगता है, जैसा आपको लगता है कि कुछ वो पूछना चाहें, तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट से स्वयं भी पूछ लेते हैं। तो इस दौरान, यानी मतलब जो प्लेंट फाइलिंग से लेकर आर्गूमेंट तक, जजमेंट प्रोनाउंस होने से पहले तक, इस दावे में कई तरह की इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन भी दी जा सकती है। जैसे अगर आपको इंजंक्शन चाहिए दौरान दावा, तो आप ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 के तहत एप्लीकेशन दे सकते हैं इंटरम इंजंक्शन की। अगर किसी की डेथ हो जाती है, जैसे मानो प्लेंटिफ की डेथ हो जाती है, तो एप्लीकेशन दे सकते हैं ऑर्डर बाय रूल 3 की, जो उसके लीगल एरियन को ऑन रिकॉर्ड लाने के लिए वो लीगली ही एप्लीकेशन देंगे, अगर कोई और प्लेंटिफ नहीं है तो। अगर डिफेंडेंट के कोई एक्सपायर होता है तो ऑर्डर बाय रूल 4 के तहत एप्लीकेशन दी जाती है, जो डिफेंडेंट है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको ऑन रिकॉर्ड लाने के लिए। और बीच में अगर जैसे एक्स पार्टी हो जाता है तो 9/7 की एप्लीकेशन जाती है, सेटिंग असाइड एक्स पार्टी ऑर्डर। अगर प्लेंट अमेंड करानी है तो उसके लिए ऑर्डर 6 रूल 17 की एप्लीकेशन दी जाती है। तो पहले क्या होता था कि इस तरह की एप्लीकेशनें बहुत आती थी। डिफेंडेंट का, प्लेंटिफ का जो वकील था, एडवोकेट थे उनके, उनको पता लगता था कि इसमें ये कमी रह गई, तो वो एप्लीकेशनें देते रहते थे। तो उसके द्वारा वजह से जो दीवानी दावे हैं, जो ये सिविल सूट हैं, ये काफ़ी समय तक कोर्ट में चले रहते थे और पेंडिंग रहते थे। तो इसके बाद LR ऑन रिकॉर्ड आ गए, और अगर बाई चांस जो केस है डिसमिसिंग डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो उसको रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन भी दी जा सकती है ऑर्डर 9 रूल 4 के तहत। तो ये सारी प्रक्रिया जो है पूर्ण होने के बाद, बहस होने के बाद, कोर्ट जो है वो फैसला प्रोनाउंस करता है। तो फैसले में क्या होता है, जजमेंट और डिक्री होती है, या तो डिसमिस होएगा या प्लेंटिफ की फेवर में डिक्री होएगा। अगर डिसमिस होता है तो प्लेंटिफ जो है वो अपील कर सकता है अपीलेट कोर्ट में, और अगर डिक्री होता है तो डिफेंडेंट अपील कर सकता है। लेकिन जो जजमेंट होती है उसमें जो है, जो कोर्ट है पहले जो केस है उसके फैक्ट्स डिस्कस करता है, डिफेंडेंट के फैक्ट्स डिस्कस करता है, फिर उसके बाद इशूज फ्रेम होते हैं, फिर एविडेंस डिस्कस होती है, फिर रीज़न जो दिए जाते हैं फाइंडिंग के लिए कि कोर्ट किस बिना पे इस कंक्लूजन पे पहुंचा है, तो उस तरह के जो हैं वो सारे उसमें डिस्कस किए जाते हैं। और फिर उसके बाद रिलीफ कि किस पार्टी को क्या रिलीफ मिला है। और डिक्री सीट जो होती है उसमें ये सारी चीज़ें आती है कि क्लियर लिखा होता है बिल्कुल कि प्लेंटिफ को क्या मिला और डिफेंडेंट को क्या मिला। वो बिल्कुल ब्रीफ में लिखा होता है उसमें, और क्लियरली लिखा होता है डिक्री सीट। तो जजमेंट के साथ जो है वो डिक्री सीट का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब ये था जो सिविल सूट की दीवानी दावे की जो प्रक्रिया थी, जो क्लियर इसका रोड मैप था फाइलिंग से लेकर जजमेंट एंड डिक्री तक, वो सारा हमने डिस्कस कर लिया। जो सीपीसी के प्रोविज़न थे, प्रैक्टिकल पॉइंट थे, और रियल लाइफ के साथ जो था वो सारा डिस्कस कर लिया। अब आपको क्लियर आइडिया हो गया होगा कि सिविल केस फाइल कैसे होता है और उसके बाद क्या स्टेजेस उसकी आती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, काम का लगा, और कुछ समझ आया या सीखने को मिला, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही डिटेल्ड लीगल जो कंटेंट हैं वो आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।